दोस्तों, एक लड़का जिसकी शादी होती है, जब उसकी शादी को करीब 10 से 11 साल बीत जाते हैं और उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब बच्चे धीरे-धीरे बड़े हो रहे थे। अब तभी वो व्यक्ति कुछ बड़ा करने की सोचने लगता है और वो सोचता है कि अगर वो गाँव में रहेगा, गाँव में मेहनत मज़दूरी करेगा, तो गाँव में मेहनत मज़दूरी करके शायद वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए उसे विदेश जाना चाहिए और विदेश जा करके उसे नौकरी करना चाहिए, जहाँ से वो बहुत सारा पैसे इकट्ठा कर सकता है और अपने परिवार का और अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकता है। यही सोच करके अब वो जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति अपने घर से विदेश जाने का फैसला कर लेता है और फिर एक दिन वो अपने घर से जब विदेश जा रहा था, अब उसके घर पर केवल उसकी एक बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। घर पर कोई व्यक्ति नहीं होता है। तभी उसके पड़ोस में रहने वाले एक उसके जो चाचा थे, वो अपने चाचा के पास में जाता है और अपने चाचा के पास में जा करके अपने चाचा से कहने लगता है कि चाचा जी, अब मैं विदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए, इसलिए मेरे घर की जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो अब आपको निभानी होंगी और मेरे घर की देख-रेख भी आपको करनी होगी। अब जो उस लड़के का चाचा था, वो चाचा कहता है कि ठीक है बेटा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत हो करके जाइए और पैसा कमाइए। अब वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति विदेश चला जाता है, लेकिन दोस्तों उसके जाने के बाद में उसकी पत्नी कुछ इस तरीके का काम करने लगती है, उसके विषय में उस व्यक्ति को पता लगता है, तो उस व्यक्ति का अपनी पत्नी से भरोसा ही उठ जाता है और फिर एक दिन एक तरह से पूरा हँसता-खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन था और उसकी पत्नी ऐसा कौन-सा काम करती है। ये सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से बस वही एक छोटा-सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि जो आने वाली हमारी अगली कहानी होगी वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। और अगर आप लोगों को ये सच्ची घटना, ये सच्ची स्टोरी अच्छी लगे, तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की नई-नई इंटरेस्टिंग और जागरूक करने वाली कहानियाँ लेकर के आता रहूँ। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत बिहार के समस्तीपुर जिले से होती है। बिहार का समस्तीपुर जिला और उसी समस्तीपुर जिले का ही एक गांव है हरपुर भिंडी। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम होता है उदयराज। अपने बूढ़े माता पिता के साथ में रहा करता है। 2013 में उदयराज की जो शादी है, उदयराज की शादी पास में ही रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रीना देवी होता है, रीना देवी से हो जाती है। उदयराज जो है, उदयराज मेहनत मजदूरी करता है और मेहनत मजदूरी करके अपने माता पिता का और साथ में अपनी पत्नी का पालन पोषण करता है। समय धीरे धीरे बीतता है और कुछ दिनों के बाद में उदयराज को 2 बेटे, एक बेटी और एक बेटा हो जाता है। लेकिन इसी बीच अचानक से एक दिन जो उदयराज है, उदयराज के पिता का देहांत हो जाता है और जैसे ही उदयराज के पिता का देहांत होता है, अब घर की जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, वो सारी जिम्मेदारियां उदयराज के ऊपर आ जाती हैं। उदयराज काफी ज्यादा परेशान होता है। उधर जो उसके बच्चे थे, उसके बच्चे भी अब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। उदयराज मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन इसी बीच वो एक दिन मन में विचार करने लगता है, सोचने लगता है कि इस तरीके से अगर वो मेहनत मजदूरी करेगा, तो शायद मेहनत मजदूरी करके वो अपने परिवार को और अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य नहीं दे सकता है, इसलिए उसे कुछ बड़ा करना चाहिए। लेकिन उदयराज के पास में ऐसी भी कोई चीज नहीं थी जिसकी वजह से वो कोई नौकरी कर लेता या फिर कोई उसे अच्छा काम मिल जाता। वो एक मेहनत मजदूरी करता था। तभी वो अपना फैसला करता है कि वो विदेश जाएगा और विदेश में जाकर के नौकरी करेगा, जहां से उसे अच्छी शायद कुछ अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब उदयराज जब ये फैसला कर लेता है, तब वो अपना सारी तैयारी कर लेता है। अब उसे बाहर जाना था, विदेश जाना था, इसीलिए वो सोचता है कि अब उसके घर की देखरेख कौन करेगा। तभी उसी के पड़ोस में उसके एक जो चाचा थे, वो अपने चाचा के पास में जाता है, जिनका नाम रामानुज होता है, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष के आसपास होती है। वो जाता है और कहता है कि चाचा जी,
दरअसल अब हम तो विदेश जा रहे हैं, काफी दिनों तक अब हम वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारे घर में जो हमारी बूढ़ी माँ है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, इन सारे लोगों की देख रेख करना बाप की जिम्मेदारी में है। रामानुज कहने लगते हैं कि ठीक है बेटा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से जाइए, अपना काम देखिए, हम आपके घर का पूरा काम देख लेंगे, पूरी जिम्मेदारी ले लेंगे। अब जो उदयराज था, उदयराज सारी टेंशन को छोड़ करके वो सीधे विदेश चला जाता है। इधर जो रामानुज है, रामानुज अब उसकी पत्नी के लिए, उसकी माँ की देखभाल करने के लिए धीरे धीरे करके उदयराज के घर आने लगते हैं। उदयराज की पत्नी जानकी देवी, जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर होती है, तो रामानुज को भी खाने के लिए दे दिया करते हैं, क्योंकि रामानुज जो है वो उदयराज का जो भी काम होता था, जैसे कि बाजार जाना है, मार्केट जाना है, या फिर उनके बच्चों को स्कूल छोड़ना है, स्कूल की फीस जमा करना है, या फिर घर का जो आटा है पिसा करके लाना है, या तेल वगैरह जो भी लाना है, सारा काम अब रामानुज देखता था। इसलिए जो जानकी देवी होती है, उदयराज की पत्नी, वो रामानुज को भी खाना दे दिया करती है। सारा कुछ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होता है, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि कब इंसान की नीयत बदल जाए, कब इंसान के मन में क्या भाव उठ जाए, इसके बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं होती। एक दिन रात के करीब 8 बजे का वक्त होता है। बारिश होने के बाद में उदयराज है, उदयराज के खेतों में कुछ जानवरों का झुंड आ जाता है। जैसे ही जानवरों का झुंड आता है, अब जो उदयराज की पत्नी जानकी देवी थी, जानकी देवी जो है अपने ससुर यानी कि रामानुज से कहती है कि चाचा जी, खेतों में कुछ जानवर आ गए हैं, चलिए हम लोग उन जानवरों को बाहर भगा देते हैं। अब जानकी देवी हाथ में एक डंडा लेती है और डंडा लेकर के खेतों की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसके पीछे जो है रामानुज भी धीरे धीरे करके खेतों की तरफ चल देते हैं। लेकिन जैसे ही जानकी देवी खेतों में पहुंचती है, तभी उसका पैर फिसलता है और पैर फिसल करके वो जमीन पर गिर जाती है, जिससे कि उसके पैर पर चोट आ जाती है। अब जानकी देवी उठ नहीं पा रही थी, तभी जो रामानुज है, रामानुज अपनी बहू के पास में जाता है और जा करके उसको पकड़ करके उसे उठाने की कोशिश करता है और उसे अपनी गोदी में ले करके वो आता है और चारपाई पर लिटा देता है। अब क्योंकि जानकी देवी के पैर में चोट लग चुकी थी, अब वो जानकी देवी के पैर में मालिश करने लगता है। और इस बीच जब रामानुज जानकी देवी के पैर में मालिश कर रहा होता है, तब जो जानकी देवी है, जानकी देवी को कुछ एहसास होता है, उसके मन में कुछ अलग तरीके के ख्याल चलने लगते हैं, उसे शायद कुछ अच्छा लगने लगता है और तभी वो उस चीज का आनंद लेने लगती है। घंटों का समय बीत जाता है। रामानुज जो है जानकी देवी की पैर की मालिश कर रहा था और जानकी देवी चुपचाप बैठ करके उसका आनंद ले रही थी। तभी जो रामानुज है, रामानुज जानकी से पूछता है कि जानकी बहू, क्या आपको कुछ आराम मिली है? अब जो जानकी है, जानकी कहती है कि हाँ चाचा जी, मुझे तो पहले से बहुत ज्यादा राहत मिल गई है। आपने कुछ इस तरीके से मालिश किया है कि पूरा जो शरीर का दर्द है, पूरे पैर का जो दर्द है, वो एक तरह से पूरा गायब ही हो गया। अब उस दिन के बाद में जो रामानुज है और जो जानकी देवी है, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इतना करीब आ जाते हैं कि दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। क्योंकि जो जानकी देवी है, उसका पति जो उदयराज है, उदयराज भी अब बाहर था, इस वजह से उसे भी अपने पति का सुख नहीं मिल रहा था। उस दिन के बाद में जैसे ही जानकी देवी खाली होती है, अपने बच्चों को स्कूल भेज देती है और स्कूल भेजने के बाद में जब उसकी बूढ़ी सास जो है अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल जाती, तभी जानकी देवी रामानुज के साथ में अपने घर पर शारीरिक संबंध बनाती, दोनों एक दूसरे के साथ में अय्याशियां करते। अब रामानुज जो है, रामानुज दिन दिन भर जो है वो जानकी देवी के घर पर रहने लगता है। अब वो रात हो या दिन हो, वो अपने घर पर जाता ही नहीं है। जानकी देवी उसे खाना बना करके देती है और वो खाना खाता है। खाना खाने के बाद में वो दिन दिन भर जानकी देवी के घर पर पड़ा रहता है। उधर उदयराज बहुत ज्यादा खुश होता है कि आखिरकार उसके जो चाचा हैं, उसके घर की बहुत अच्छे से देखरेख कर रहे हैं। लेकिन इधर जो रामानुज का एक बेटा है जिसका नाम विनोद कुमार होता है, विनोद कुमार जब देखता है कि उसका जो पिता है वो अपने घर पर ही नहीं आता है, तो फिर वो एक दिन अपने पिता से इस बात की चर्चा करता है। वो कहता है कि पिताजी, आप दिन दिन भर किसी दूसरे के घर पर पड़े रहते हो, किसी दूसरे के यहाँ खाना खाते हो, अभी आपके हाथ पैर चल रहे हैं, अभी आप जवान हैं, इस वजह से लोग आपको खाना दे देते हैं।
पर जैसे जैसे आपकी उम्र घटेगी फिर आपको कोई खाना नहीं देगा, इसलिए खाना आप अपने घर पर खाया करिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो रामानुज है, रामानुज अपने घर पर, फिर रामानुज अपने घर नहीं जाता है। इस बात को देख करके जो उसका बेटा विनोद है, विनोद को कुछ गलत लगने लगता है, विनोद के मन में कुछ गलत ख्याल चलने लगते हैं। अब वो अपने पिता की रैकी करने लगता है, अपने पिता का पीछा करने लगता है। एक दिन का वक्त था, उदयराज की पत्नी रीना देवी घर पर अकेली थी और उस वक्त जो उसके बच्चे हैं, बच्चे स्कूल गए हुए थे और उधर जो उसकी बूढ़ी सास है, बूढ़ी सास खेतों पर काम करने के लिए गई थी। तभी वो चुपचाप जो है उदयराज के घर पर पहुंचता है और जा करके देखने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि उसके जो पिता हैं रामानुज और जो उसकी भाभी है रीना देवी, दोनों आपत्तिजनक हालत में थे, दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे थे। जैसे ही विनोद इस चीज को देखता है तो उसके मन में भी गलत ख्याल आने लगते हैं। पहले तो वो सोचता है कि वो जो इस बात को वो बाहर जा करके बताएगा, लेकिन फिर वो सोचता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, शायद उसके पिता की बदनामी भी होगी और इसके बदले में वो अपनी भाभी से वही सारा कुछ करने के लिए डिमांड कर दे शायद, जो उसके पिता उसके साथ में करते हैं। अब जैसे उसे समय मिलता है वो सीधे रीना देवी के पास में जाता है और रीना देवी से कहता है कि भाभी जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। रीना देवी कहती है कि क्या बात है। तभी वो कहता है कि दरअसल जो आप हमारे पिता के साथ में करती हो, क्या आप वो हमारे साथ में करोगी? रीना देवी तुरंत इस बात को सुनती है तो वो चौंक जाती है। वो कहती है कि आप ये क्या फजूल की बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है कि मैं आपकी भाभी हूँ? तभी वो कहता है कि दरअसल मुझे सब कुछ पता है कि आपका और मेरे पिता का क्या चक्कर है, आप दोनों एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं। अगर आपने हमारे साथ में वो अगर आप हमारे साथ में वो सब कुछ नहीं करेंगी तो फिर हम इस बात को उदयराज से बता देंगे। रीना देवी कहने लगती है कि ठीक है, आपको जिससे बताना है उस बात को बता दो, मुझे उसका कोई डर नहीं है, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। अब इसी गुस्से में आकर के जो विनोद कुमार है, विनोद कुमार उदयराज के पास में एक दिन फोन कर देता है। फोन करता है और उससे कहता है कि भैया, आपकी जो पत्नी है रीना देवी, रीना देवी का रामानुज यानी मेरे पिता के साथ में अफेयर है, दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। जैसे इतनी बात जो है उदयराज सुनता है तो उदयराज गुस्सा होने लगता है विनोद पर, वो भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम मेरी पत्नी पर गलत आरोप लगा रहे हो, मेरी पत्नी ऐसा कर ही नहीं सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके दिमाग में ये बात सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शायद सच में उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे कुछ इस तरीके का काम करती हो। अब जो उदयराज था, उदयराज का मन जो है वो दुबई में नहीं लगता है। वो वहां की नौकरी छोड़ करके सीधे अपने गांव, अपने घर वापस आ जाता है। वापस आता है, अपनी पत्नी से इस विषय में बातचीत करता है। वो कहता है कि क्या तुम्हारा किसी के साथ में कोई रिलेशनशिप है? तभी वो कहती है कि दरअसल जो विनोद है, विनोद की नीयत हमारे ऊपर गंदी है और विनोद मुझसे कई बार इस बात का जिक्र कर चुका है और मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है। इस बात को सुन करके उदयराज को भी इस चीज का भरोसा हो जाता है कि शायद सच में जो उसकी पत्नी बोल रही है वही सच है। लेकिन इसके बावजूद भी उसके मन में ये कहीं ना कहीं ख्याल आने लगता है कि कहीं उसकी पत्नी गलत तो नहीं है, इसलिए वो अब अपनी पत्नी की रैकी करने लगता है, अपनी पत्नी का पीछा करने लगता है। एक दिन की बात होती है, उसके घर पर जब कोई नहीं था, उदयराज भी घर से बाहर चला जाता है, बच्चे स्कूल गए थे, माँ भी घर पर नहीं थी। तभी वो अचानक से जो है चुपचाप अपने घर आता है और देखता है कि उसकी पत्नी और उसका जो चाचा रामानुज थे, दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। उस समय वो चुपचाप अपनी पत्नी को इस हालत में देखता है, तो देख करके वो चुपचाप वहां से वापस लौट जाता है, अपनी पत्नी से इस विषय में कुछ बात नहीं करता। वापस जाता है, वापस जा करके वो मार्केट जाता है, मार्केट जा करके शराब वगैरह पीता है। शराब वगैरह पीने के बाद में एक जो है वहां से अच्छी चाकू खरीदता है और चाकू खरीद करके शाम के वक्त अपने घर वापस आ जाता है। शाम का वक्त था, छत पर जाते हैं, दोनों बैठ करके नॉर्मल दोनों के बीच में बातचीत होती है, दोनों साथ में खाना खाते हैं और उसके बाद में उदयराज अपनी पत्नी से पूछता है कि सच सच बताना कि क्या तुम्हारा किसी के साथ में अफेयर है? अब जो रीना देवी थी, रीना देवी फिर वही बात कहती है कि दरअसल आपको मेरे ऊपर फालतू, आप मेरे ऊपर शक करते हैं, आप मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उदयराज, क्योंकि उसने अब अपनी आंखों से देख लिया था अपनी पत्नी को इस हालत में, इसलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसी गुस्से में वो नशे की हालत में अपनी पत्नी का जो गर्दन है उस गर्दन को काट देता है।
काटता है उसके बाद में वो चुपचाप जो है छत से उतर करके नीचे आ जाता है, नीचे कमरे में आकर के सो जाता है। अब जैसे ही सुबह होती है, सुबह जो उदयराज की माँ होती है वो देखती है कि उनकी जो बहू है, बहू अभी तक सो करके नहीं उठी है। वो सीधे छत में जाती हैं और छत में जा करके जो बहू का चादर था उसे घसीटते हुए कहती हैं कि बहू उठिए, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वो चादर खींचती हैं तो देखती हैं कि उनकी जो बहू का सर है और उसका जो धड़ है, दोनों एक दूसरे से अलग थे। और ये देख करके उनकी चीख निकल जाती है। जैसे उनकी चीख निकलती है, अब इस आवाज जो है उदयराज के कानों में पहुंचती है। उदयराज भी नीचे से उठता है और उठ करके जब छत पर पहुंचता है, अपनी पत्नी को उस हालत में देखता है तो देख करके चीखने लगता है। उन दोनों की चीख पुकार को सुन करके पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसके बाद में वही लोग पुलिस को फोन करते हैं, मौके पर पुलिस पहुंचती है और पहुंच करके जब उदयराज से इस विषय में बातचीत करती है, उदयराज कहता है कि दरअसल साहब, शाम के वक्त हम दोनों लोग साथ में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में रात में मुझे ठंड लग रही थी, इस वजह मैं नीचे जाकर के लेट जाता हूँ। रीना देवी यहीं छत पर लेटी हुई थी, लेकिन पता नहीं कैसे किसने इसकी हत्या कर दी है, इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन साहब जरूर विनोद कुमार ने ही इसकी हत्या की होगी। अब जो पुलिस है, पुलिस उस शव को अपने कस्टडी में लेती है, उससे पोस्टमार्टम करवाती है, उसके बाद में उसका अंतिम संस्कार करवा देती है। अब पुलिस जो है उस केस की छानबीन करने लगती है। अब वो बार बार जब पुलिस उससे पूछ रही थी तो बार बार एक ही नाम लेता है, कहता है कि साहब मुझे तो पूरा यकीन है कि विनोद कुमार ने ही मेरी पत्नी की हत्या की है। पुलिस कहती है कि ठीक है। अब करीब 13 दिन का समय बीत जाता है और 13 दिन के बाद में जो उदयराज है जब अपनी पत्नी की 13वीं कर चुका होता है, उसके बाद अब जो पुलिस है, पुलिस उदयराज के मोबाइल के लोकेशन ट्रेस करती है, साथ ही साथ है वो विनोद के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करती है। लेकिन उस रात जो उदयराज है, उदयराज अपनी घर पर था, लेकिन जो विनोद है, विनोद उदयराज के घर पर गया ही नहीं था। इस वजह से जो पुलिस है, पुलिस को पूरा शक उदयराज पर हो जाता है। अब करीब 13 दिन के बाद में जो पुलिस है, पुलिस उदयराज के घर पर पहुंचती है, उदयराज को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उससे जब सख्ती से पूछताछ करने लगती है तो उदयराज टूटता है और टूटने के बाद पुलिस के सामने एक कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि दरअसल साहब उसकी पत्नी का उसके चाचा के साथ में अफेयर था और इस चीज को उसने अपनी आंखों से देखा था। कई बार वो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने सोचा कि शायद इस बात की जानकारी अगर बाहर होगी, समाज में होगी, तो फिर उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। इसी वजह से वो अपनी पत्नी का उसने कत्ल कर दिया है। दोस्तों, पुलिस उदयराज को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। लेकिन उदयराज और जो रीना देवी के 2 बच्चे थे और साथ में जो उसकी बूढ़ी माँ थी, वो तीनों लोग अब एक तरह से अनाथ हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक तरह से एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा हंसता खेलता परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, आज की ये जो घटना है, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। आप लोग जहां भी रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार उदयराज ने जो किया वो सही था या गलत था। और आप लोग ये कहानी किस जिले से सुन रहे हैं, किस शहर से सुन रहे हैं, जिससे कि जो आने वाली हमारी अगली कहानी होगी उस कहानी में हम आप लोगों का नाम जरूर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कमेंट की ओर और लेते हैं उन भाइयों के नाम जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किए थे, जिनमें से शेखावत अली जो कि बहरान से हैं, मंसूर कासरागोड जो कि केरल से हैं, रामदास राजपूत जी जो कि सुखीपुर डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद यूपी से हैं, योगीनाथ गुप्ता, खेमराज भाटी, अंकित कुमार जो कि बिहार पटना से हैं, रब सिंह आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं और ये उज्बेकिस्तान में रह करके हमारी कहानी को सुनते हैं, सूरज मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हैं, राधेश्याम नंदा जो कि उड़ीसा के गंजम जिले से हैं, इम्तियाज हुसैन जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं, मोहम्मद यासीन जो कि लाहौर पाकिस्तान से हैं। तो इन सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। आज की इस कहानी में, आज की इस घटना में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।